यह एन्मा है, एक युवा व्यक्ति जिसे हर कोई प्यार करता है, जिसकी प्रतिष्ठा उससे पहले होती है जहां भी वह जाता है। वह एक तलवारबाजी दल का नेता है और उसका जीवन उत्तम चल रहा है। एक सामान्य दिन में अपने दोस्तों के साथ प्रशिक्षण समाप्त करने और अपने सभी दायित्वों को पूरा करने के बाद वह घर चला जाता है। वहां खड़े खड़े अचानक उसके आसपास का माहौल अजीब तरीके से बदलने लगता है। हर जगह कोहरा फैला हुआ है, फिर भी युवक को कुछ भी असामान्य नजर नहीं आता। वह सामान्य रूप से सड़क पार करता है, लेकिन पलक झपकते ही एक विशाल घोड़ा अविश्वसनीय गति से दौड़ता हुआ उसके सामने आता है और जबरदस्त ताकत के साथ उससे टकरा जाता है। युवक उसी क्षण होश खो बैठता है। जब वह फिर से अपनी आंखें खोलता है तो वह खुद को एक अजीब ताबूत के अंदर पाता है। समझ नहीं पा रहा है कि क्या हुआ। वह इसे खोलने के लिए अपनी पूरी ताकत से संघर्ष करता है और एक शक्तिशाली झटके के साथ इसे तोड़कर बाहर निकलने में सफल हो जाता है। वह अपने सामने जो देखता है वह बेहद अजीब है। हर तरफ से शीशे उस जगह को घेरे हुए हैं और रहस्यमयी वस्त्र पहने हुए लोग आसपास खड़े हैं। जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, मेरे दोस्त युवक को एक पूरी तरह से अलग दुनिया में ले जाया गया है। सबसे पहले वह सोचता है कि वह सपना देख रहा है, जब तक कि एक अजीब आदमी उसके सामने नहीं आता। हमारा नायक उसे यह कहते हुए दूर रहने के लिए कहता है कि उसकी शक्ल संदिग्ध है। वह आदमी शांति से जवाब देता है कि उसे संदेह नहीं है और समझाता है कि जो कुछ हुआ उसे समझने के लिए एन्मा को पता होना चाहिए कि उसे सबसे प्रतिष्ठित जादुई अकादमी नाइट रेवन अकादमी में शामिल होने के लिए अंधेरे के दर्पण द्वारा चुना गया था। वह बताते हैं कि इस अकादमी के छात्रों को हैरी पॉटर की तरह ही 7 सदनों में बांटा गया है। प्रिय दर्शक, जो लोग यह नहीं समझते कि घरों का क्या मतलब है, उनके लिए बात बस इतनी है कि अकादमी के सभी छात्रों को 7 टीमों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक टीम विशिष्ट गुणों से अलग है। इस अकादमी में सभी का मुख्य लक्ष्य जादू सीखना है। जब आदमी अपना स्पष्टीकरण समाप्त कर लेता है तो हमारा नायक कहता है, एक क्षण रुकें, मैं जादू का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करता और मैंने इसे अपने जीवन में कभी नहीं सीखा है। उनके ये कहते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। एक छात्र को कैसे चुना जा सकता है जब वह जादू का उपयोग ही नहीं कर सकता? क्या बकवास है। उसके बाद एन्मा ने घोषणा की कि वह घर लौट आएगा और गेट की ओर जाने लगेगा। वह आदमी बेहद आश्चर्यचकित है और सोचता है कि कोई इतिहास के सबसे महान जादुई स्कूल में शामिल होने से कैसे इनकार कर सकता है। इसी तनाव के बीच अचानक उस जगह के आसपास का शीशा टूट जाता है और एक अजीब सा जीव सामने आ जाता है। प्राणी बोलता है, कहता है कि हजारों लोग हैं जो अकादमी में शामिल होना चाहते हैं और चूंकि नया छात्र एनामा शामिल नहीं होना चाहता है, वह उसकी जगह लेगा। उस पल में हमारे नायक के लिए सबसे आश्चर्यजनक बात प्राणी के शब्द नहीं है, बल्कि यह तथ्य है कि वह एक बिल्ली को बात करते हुए देखता है। बिल्ली क्रोधित हो जाती है और कहती है, मैं बिल्ली नहीं हूं, मेरा नाम ग्रिम है और अगर मैं अकादमी में शामिल हो जाऊं तो मैं सबसे मजबूत जादूगरों में से एक बन जाऊंगा। जैसे ही छात्रों ने यह सुना, वे हंसने लगे और उपहास करने लगे। उन्होंने कहा कि एक राक्षस के लिए जादूगर बनना असंभव है, बिल्ली तो दूर की बात है। ग्रिम क्रोधित हो जाता है और घोषणा करता है कि वह उन्हें गलत साबित कर देगा। अचानक वह अपने मुंह से नीली आग छोड़ता है जिससे पूरी जगह भर जाती है। कुछ छात्र डर के मारे चिल्लाते हैं और भाग जाते हैं, जबकि अन्य सदमे में खड़े होकर देखते रहते हैं कि क्या होगा। वह आदमी जो अकादमी का प्रधानाध्यापक निकला, बिल्कुल शांत खड़ा है और कहता है कि किसी को इस बिल्ली को जल्दी से रोकना चाहिए क्योंकि अपने छोटे आकार के बावजूद वह खतरनाक है। उस समय कुछ छात्र साहस या कर्तव्य के कारण नहीं, बल्कि प्रधानाध्यापक से अतिरिक्त ग्रेड पाने के लालच में स्थिति को संभालने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं और वे इस बात पर बहस करने लगते हैं कि यह कौन करेगा। इस बीच बाकी छात्र अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। कुछ अहंकारी लोग बिल्कुल भी परवाह किए बिना बैठे रहते हैं, जबकि अन्य लोग जो कुछ हो रहा है उसे एक मनोरंजक अनुभव के रूप में देखते हैं। इस अराजकता के बीच एक लाल बालों वाला छात्र धीरे धीरे बिल्ली की ओर आगे बढ़ता है। गुस्से से भरकर वह गुस्से में कहता है, इस कमीने ने इस प्रतिष्ठित अकादमी को बर्बाद करने की हिम्मत कैसे की। उस समय एन्मा सब कुछ घटित होते हुए देख रही है। जब युवक ग्रिम के पास आता है तो एन्मा अचानक कूदती है और आग लगने से पहले उसे दूर धकेल देती है। लाल बालों वाला छात्र उस पर चिल्लाता है, क्या तुम मूर्ख हो या क्या? मुझसे दूर हो जाओ। फिर वह खड़ा होता है और सीधे ग्रिम की ओर चलता है। जल्दी से अपनी जादू की छड़ी निकालता है और जादू करता है
जो ग्रिम की गर्दन के चारों ओर एक बंधन बनाता है, उसे अपने जादू का उपयोग करने और फिर से नीली आग छोड़ने से रोकता है। उस समय प्रधानाध्यापक लाल बालों वाले छात्र की सराहना करते हैं और हमें पता चलता है कि उसका नाम रिडल है, जो हर्ट्सलाउबिल हाउस का नेता है। उसके बाद हेडमास्टर ग्रिम को ले जाता है और उसे अकादमी से निकाल देता है, जबकि एन्मा पूरी तरह से सदमे में जमीन पर बैठ जाती है। एन्मा मन ही मन सोचता है कि उसे दूसरी दुनिया, जादू से भरी दुनिया में ले जाया गया है, लेकिन उसे अभी भी अपनी दुनिया में करने के लिए कई काम हैं, जैसे तलवारबाजी टूर्नामेंट में भाग लेना। अचानक रिडल ने उसके विचारों को बाधित किया और अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद देने के बजाय गुस्से में कहा, तुम्हारी मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई, बदमाश। उसी समय दो छात्र रिडल को थोड़ा शांत करने के लिए आगे आते हैं और उसे बताते हैं कि एन्मा अभी भी अकादमी में नहीं है और अभी तक कुछ भी नहीं जानती है। हमारा हीरो फिर बातचीत में शामिल होता है और कहता है कि वह अकादमी में शामिल नहीं होगा क्योंकि वह जादू का उपयोग करना नहीं जानता है। पहेली का उत्तर है कि अंधेरे के दर्पण के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाना असंभव है जो जादू का उपयोग नहीं कर सकता। उस क्षण प्रिय दर्शक, अंधेरे का दर्पण स्वयं बोलता है और पुष्टि करता है कि एन्मा नाम का युवक किसी भी तरह की जादुई ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। यह बेहद अजीब है क्योंकि हर साल बुलाए जाने वाले व्यक्ति को एक प्रसिद्ध जादू उपयोगकर्ता माना जाता है। तब प्रधानाध्यापक कहते हैं कि एन्मा को अकादमी में स्वीकार करना असंभव है और दर्पण को उसे उसकी मातृभूमि में वापस लौटाना होगा। प्रधानाध्यापक दर्पण के पास जाता है और एक जादू सक्रिय करते हुए कहता है, हे दर्पण, इस युवक को उसके स्थान पर लौटा दो जहां वह है। हालांकि दर्पण अचानक रुक जाता है और घोषणा करता है कि एन्मा कहीं की नहीं है। हमारा हीरो इससे हैरान है और बड़े असमंजस में सोच रहा है कि इसका मतलब क्या हो सकता है। बाद में उसे समझ आता है कि दर्पण केवल लोगों को इस दुनिया की सीमाओं के भीतर ही स्थानों तक पहुंचा सकता है और चूंकि वह दूसरी दुनिया से आया है, इसलिए यह उसे वापस लौटाने में असमर्थ है। प्रधानाध्यापक ने एम्मा से पूछा कि क्या वह पड़ोसी राज्यों में से एक से है और एम्मा ने उत्तर दिया कि वह जापान से है। प्रधानाध्यापक को उसकी बातों पर संदेह हुआ क्योंकि इस दुनिया में जापान नाम की कोई जगह नहीं है। संक्षेप में, न तो प्रधानाध्यापक और न ही छात्रों को एहसास हुआ कि एन्मा दूसरी दुनिया से है। वे बस यही मानते हैं कि वह पास के राज्य या देश से आया है। एन्मा आगे समझाने की जहमत नहीं उठाता और कहता है कि वह बाद में खुद ही लौटने का रास्ता ढूंढ लेगा। फिर वहां से चला जाता है। वह इधर उधर भटकना शुरू कर देता है, उस अजीब स्थिति से भ्रमित और चकित हो जाता है जिसमें उसने खुद को पाया है। उसका झटका तब और बढ़ जाता है जब वह लोगों को जादू की छड़ी का उपयोग करके हवा में उड़ते हुए देखता है और वह मन में सोचता है कि उसे सचमुच हैरी पॉटर जैसी दुनिया में ले जाया गया है। अचानक प्रधानाध्यापक उसके पास आते हैं और उससे अपने किसी मित्र से संपर्क करने का प्रयास करने के लिए कहते हैं। एम्मा जल्दी से अपना फोन निकालती है, लेकिन जैसी कि उम्मीद थी, कोई सिग्नल नहीं है। तब हेडमास्टर उससे कहता है कि दयालुता के कारण वह उसे खो जाने पर पास की जगह पर रात भर रुकने की अनुमति देगा। वह उसे अकादमी के बगल में एक परित्यक्त घर में ले जाता है। यह घर सीधे तौर पर किसी डरावनी फिल्म जैसा दिखता है, लेकिन कम से कम यह रहने लायक तो है। फिर तो और भी बड़ा झटका लगता है। जैसे ही एन्मा को पता चला कि घर में भूतों का साया है, प्रधानाध्यापक ने उसे बताया कि ये भूत वहां रहते हैं और उसे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके प्रयास बेकार हैं। इसके विपरीत एन्मा उत्साहित और खुश महसूस करता है क्योंकि वह अब सुपर हीरो की कहानियों की तरह ही भूतों को देख सकता है। इसके बाद हेडमास्टर उससे कहते हैं कि वह उन्हें इस जगह पर रहने की इजाजत दे देंगे, लेकिन बदले में एन्मा को सफाई और आयोजन जैसे कुछ कार्य करने होंगे। बदले में उसे वहां रहने और अपनी दुनिया में लौटने के तरीके पर शोध करने के लिए अकादमी की लाइब्रेरी तक पहुंचने की अनुमति दी जाएगी। एन्मा इस प्रस्ताव से खुश है और बिना किसी हिचकिचाहट के इसे स्वीकार कर लेती है। प्रधानाध्यापक द्वारा उसे घर दिखाने के बाद वह चला जाता है। फिर एम्मा बिस्तर पर चली जाती है, सो जाती है और दिन वहीं खत्म हो जाता है। अगली सुबह एन्मा एक बाल्टी लेकर उस स्थान पर जाता है जिसे उसे साफ करने के लिए सौंपा गया था, लेकिन वहां अजीब आकृतियों की मूर्तियों की उपस्थिति से चौंक जाता है जिन्हें वह नहीं पहचानता है, लेकिन हम दर्शक उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। वे प्रसिद्ध कार्टून चरित्र हैं, जैसे स्कारड लायन, जादूगरनी मेलेफिकेंट और अलादीन का जाफर। संक्षेप में, क्लासिक एनिमेटेड कार्टून के 7 प्रसिद्ध खलनायक हैं और अकादमी के भीतर 7 घर हैं। प्रत्येक घर एक विशिष्ट खलनायक का प्रतिनिधित्व करता है और जो छात्र उससे संबंधित होते हैं
वे अपने व्यक्तित्व और व्यवहार में उस खलनायक के समान होते हैं। उदाहरण के लिए, सिंह स्कार के पास एक घर है जो उसका प्रतिनिधित्व करता है, और उस घर के छात्रों में हिंसा, शक्ति का प्यार और हावी होने और प्रथम स्थान का दावा करने की निरंतर इच्छा होती है। दूसरा उदाहरण दिलों की रानी का है, जिसका एक घर भी है जो उसका प्रतिनिधित्व करता है और जिसके छात्र नियमों के प्रति प्रेम, गलतियों से नफरत और इस विश्वास में उसके समान हैं कि नियम लोगों से अधिक महत्वपूर्ण है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण स्वयं रिडल हैं, जिन्होंने बिल्ली द्वारा नियमों को तोड़ने और व्यवस्था को बाधित करने पर पूरी तरह से अपना आपा खो दिया। संक्षेप में यही विचार है। इस दौरान एन्मा की मुलाकात दो छात्रों से होती है जो उसे यह सब समझाते हैं, फिर अपना परिचय देते हैं। नारंगी बालों वाले लड़के का नाम एस है और दूसरे का नाम स्पेड है। वे तीनों तब तक एक साथ खड़े रहते हैं जब तक ग्रिम दोबारा प्रकट नहीं होता और अकादमी में छात्र बनने की अपनी इच्छा दोहराता है। जब एनमा उसे बिल्ली कहती है तो ग्रिम हमेशा की तरह क्रोधित हो जाता है और उस पर आग के जादू से हमला करने की तैयारी करता है, खासकर जब से उस पर लगाया गया प्रतिबंध पहले ही समाप्त हो चुका था। एनमा अपने सफाई कर्मचारियों को पकड़कर तैयार रुख अपनाता है और ग्रिम से कहता है कि अगर वह चाहे तो हमला करने की कोशिश करे। ग्रिम को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी अपनी दुनिया में एनमा एक तलवारबाजी टीम की नेता थी। ग्रिम आत्मविश्वास से हमला करता है, लेकिन एनमा अपने कर्मचारियों के साथ एक शक्तिशाली हमला करता है। यह झटका इतना जोरदार होता है कि हवा भी अजीब तरह से हिलती है। हालांकि क्योंकि वह ग्रिम को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, उसने आखिरी क्षण में हमला रोक दिया। उसके बाद एनमा उससे पूछती है कि वह अकादमी में शामिल होने के लिए इतना दृढ़ क्यों है। ग्रिम ने दुखी होकर उत्तर दिया कि बचपन से ही उसका सपना वहां दाखिला लेने का था, लेकिन उसे हर बार अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि वह सिर्फ एक राक्षस है और सभी ने उसका मजाक उड़ाया। फिर भी उसने एक महान जादूगर बनने के अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा और चाहे कुछ भी हो जाए वह हार नहीं मानेगा। ग्रिम के शब्द एनमा को गहराई से प्रभावित करते हैं क्योंकि उसे तलवारबाजी टीम के अपने एक दोस्त की याद आती है जिसने अपनी शारीरिक कमजोरी के कारण मजाक उड़ाए जाने के बाद कुछ ऐसा ही कहा था। इसके बाद एनमा ग्रिम को अपने सपने का पीछा करते रहने के लिए कहती है और उसे छोड़ देती है। उस समय एस कहता है कि केवल कोशिश करने से वह कभी भी अकादमी में शामिल नहीं हो पाएगा। इन शब्दों से ग्रिम को गहरी चोट पहुंची और स्पेड भी परेशान हो गया। उसने एस को अधिक विनम्रता से बोलने के लिए कहा क्योंकि उसके शब्द कठोर हैं और दूसरों की भावनाओं पर विचार नहीं करते हैं। एस ने ठंडे स्वर में जवाब देते हुए कहा कि उसे कोई परवाह नहीं है और वह जाने की तैयारी करता है। लेकिन ग्रिम, जो अभी भी गुस्से में है, उस पर आग के जादू से हमला करता है। एस हवा के जादू से जवाब देता है। एनमा और स्पेड लड़ाई को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर संघर्ष तब तक जारी रहता है जब तक एस जमीन पर नहीं गिर जाता है और ग्रिन उस पल का फायदा उठाकर उस पर आग का एक शक्तिशाली विस्फोट शुरू कर देता है। एस बमुश्किल इसे रोक पाता है, लेकिन आग की लपटें फिर से बढ़ती हैं और दिलों की राजकुमारी की मूर्ति पर हमला करती हैं, जिससे वह जल जाती है। इसे एक सच्ची आपदा माना जाता है क्योंकि ये आंकड़े अकादमी के महत्वपूर्ण प्रतीक माने जाते हैं। इस बीच ग्रिम घटनास्थल से भाग गया, जबकि तीन युवक सदमे में खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अचानक प्रधानाध्यापक स्वयं आ जाते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ है। वह अत्यधिक क्रोधित हो जाता है और उन सभी को निष्कासित करने का निर्णय लेते हुए घोषणा करता है कि जो कुछ हुआ वह अक्षम्य है। स्पेड स्तब्ध है, विश्वास नहीं कर पा रहा है कि दुनिया के सबसे महान जादुई स्कूल में शामिल होने के बाद उसे इतनी जल्दी निष्कासित कर दिया जाएगा। स्पेड ने हेडमास्टर से फैसले को रद्द करने का अनुरोध किया और कुछ भी करने का वादा किया, यह कहते हुए कि अगर वह निष्कासित होकर लौटा तो उसकी मां उसे कभी माफ नहीं करेगी। उस समय प्रधानाध्यापक उन्हें एक आखिरी मौका देने का फैसला करते हैं। वह उन्हें बताता है कि मुख्य हॉल में रोशनी हाल ही में मंद हो गई है क्योंकि उन्हें आपूर्ति करने वाले जादुई पत्थर की शक्ति कम हो रही है और उन्हें जितनी जल्दी हो सके एक प्रतिस्थापन पत्थर लाना होगा। स्पेड तुरंत सहमत हो जाता है और तीनों मिशन पर निकल पड़ते हैं, एस और स्पेड निष्कासन से बचने के लिए, और एनमा ताकि उसे पुस्तकालय तक पहुंच की अनुमति मिलती रहे। जैसे जैसे घटनाएं अधिक तीव्र होती जाती हैं, रिडल को पता चलता है कि क्या हुआ है। वह प्रधानाध्यापक से अनुमति मांगता है और ज्वालामुखी फूटने की तरह गुस्से में निकल जाता है और प्रतिज्ञा करता है कि जिसने भी नियम तोड़ने का साहस किया उसे दंडित करेगा, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। दूसरी ओर हमारे नायक अपने सामने एक झोपड़ी देखते हैं और कुछ उपयोगी पाने की उम्मीद में उसकी ओर बढ़ते हैं। दुर्भाग्य से झोपड़ी पूरी तरह से खाली हो गई है और इसमें कोई भी अंदर नहीं है।
और उपयोग के लिए कुछ भी नहीं है। इसके बाद लड़कों को पता चलता है कि पास में ही एक खदान है जहां जादुई पत्थर मिलने की संभावना है। स्पेड वहां जाने का सुझाव देता है, लेकिन एस उसे चेतावनी देता है कि वह जगह बेहद अंधेरी होगी। उसी समय उनकी नजर एक मोमबत्ती पर पड़ती है और वे उसका उपयोग करने का निर्णय लेते हैं। लेकिन समस्या यह है कि इसे जलाया कैसे जाए। एनमा जादू का उपयोग करने का सुझाव देता है, लेकिन एस और स्पेड उसे बताते हैं कि उनकी जादुई ऊर्जा पहले ही समाप्त हो चुकी है और अग्नि जादू का उपयोग करना आसान नहीं है। अचानक ग्रिम प्रकट होता है और उनके लिए मोमबत्ती जलाता है, जिससे पता चलता है कि वह पूरे समय उनका पीछा कर रहा था, क्योंकि वह अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली जादुई पत्थर की खोज कर रहा था। समूह उसे अपने साथ खदान में ले जाने का निर्णय लेता है। रास्ते में ग्रिम अहंकारपूर्ण व्यवहार करता है और दावा करता है कि वे उसके अनुयायी हैं और वह नेता है, इसलिए उसे सबसे आगे रहना चाहिए। जब वे खदान के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं तो उनका सारा अहंकार पूरी तरह से गायब हो जाता है। जैसे ही वह इसके भयावह रूप से भयभीत हो जाता है, समूह खदान में प्रवेश करता है और जादुई पत्थर की खोज शुरू कर देता है। कुछ ही मिनट बीते थे कि उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई दी। जैसा कि अपेक्षित था, चीजें सुचारू रूप से नहीं चल रही हैं। वे हवा में उड़ती हुई गंदगी देखते हैं और उन्हें एहसास होता है कि खदान के अंदर कोई बहुत बड़ी चीज घूम रही है। बिना किसी हिचकिचाहट के वे एक चट्टान के पीछे छिप जाते हैं और एनामा मोमबत्ती बुझा देती है। एक विशाल अजीब राक्षस प्रकट होता है जो बिना किसी कारण के चिल्ला रहा है। इसकी आवाज बेहद डरावनी है। जब तक राक्षस दूर नहीं चला जाता, तब तक चारों अत्यधिक भय में छिपे रहते हैं। उस समय ग्रिम लगभग छींकता है और आवाज करता है और हर कोई जल्दी से उसका मुंह पकड़ लेता है ताकि वह अपनी स्थिति को उजागर न कर सके। स्पेड का कहना है कि वह राक्षस से लड़ेगा क्योंकि संभवतः उसके पास जादुई पत्थर है। एस और एनमा ने कड़ी आपत्ति जताते हुए पूछा कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है, लेकिन उसने जवाब दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह खुद को अकादमी से निष्कासित नहीं होने देगा और वह कभी हार नहीं मानेगा। कुदाल राक्षस की ओर बढ़ती है, जो उसे देखते ही उस पर हमला कर देता है। कुदाल बाल बाल बच जाती है और उसे एहसास होता है कि राक्षस की ताकत बहुत बड़ी है, लेकिन उसकी गति धीमी है। वह इस कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है और अपनी पूरी ताकत से हमला करता है। उस पर वार करने में कामयाब होता है। हालांकि राक्षस अप्रभावित है और यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका शरीर गैस से बना है और वह स्पेड को अपने अंदर निगलने की भी कोशिश करता है। कुदाल बमुश्किल बच पाता है। उस पल में राक्षस तेज और शक्तिशाली हमले शुरू कर देता है। कुदाल उन्हें कुशलता से चकमा देती है, लेकिन राक्षसों में से एक के हमले के कारण चट्टानें उस पर गिरती हैं, जिससे वह मलबे के नीचे दब जाता है। एनमा और एस हैरान हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के एनमा अपने दोस्त को अंतिम झटका लगने से पहले बचाने के लिए कूद पड़ता है। उसके बाद एस और ग्रिम आते हैं। एनमा राक्षस का ध्यान भटकाता है, जो अचानक उस पर हमला कर देता है, जिससे वह स्थिर हो जाता है। अनिश्चित हो जाता है कि क्या किया जाए, जब तक कि एस हस्तक्षेप नहीं करता और पवन जादू का उपयोग करके उसे बचाता है। जहां तक ग्रिम की बात है, वह सीधे अग्नि जादू से राक्षस पर हमला करता है, लेकिन राक्षस अप्रभावित रहता है। इसके बजाय उसकी शक्ति बढ़ जाती है और उसके हमले और भी अधिक हिंसक हो जाते हैं। एनमा इस पर ध्यान नहीं देती है और स्पेड को सुरक्षित पाकर उसकी जांच करने के लिए दौड़ती है। शुक्र है, अचानक उन्हें जादुई पत्थर दिख गया। कुदाल ने खुशी जताते हुए कहा कि अब निष्कासन नहीं होगा। उसी समय राक्षस भी पत्थर को देखता है और उन पर हमला करता है, उन्हें उस तक पहुंचने से रोकने की कोशिश करता है। एनमा स्पेड उठाती है और पूरी गति से दौड़ती है। एस और ग्रिम उसके पीछे चलते हैं, अपने और राक्षस के बीच दूरी बनाते हैं। स्पेड इससे लड़ने के लिए वापस जाने का सुझाव देता है, लेकिन एस दृढ़ता से इसका विरोध करता है। एनमा फिर आगे आती है और उन्हें बताती है कि उन्हें वापस जाने की जरूरत है, लेकिन इस बार एक ठोस योजना के साथ, एक टीम के रूप में, क्योंकि अगर वे एक साथ काम करेंगे तो राक्षस को हराना आसान होगा। एस और स्पेड ने पहले तो अपने तनाव के कारण इस विचार को अस्वीकार कर दिया, इसलिए एनमा ने उन्हें बताया कि अकादमी से निष्कासन उनका भाग्य होगा। उस समय दोनों बेहद चिंतित हो जाते हैं और अंततः सहयोग करने का निर्णय लेते हैं। योजना शुरू होती है। एनमा राक्षस को फुसलाकर गुफा से बाहर ले जाती है और जैसे ही वह बाहर निकलता है, एस हवा के जादू का उपयोग करके शक्तिशाली हमलों से उस पर हमला करता है। हालांकि राक्षस अप्रभावित है। एस कई बार हमला करता है, जवाबी हमलों से बाल बाल बचता है, जब तक कि वह एक शक्तिशाली बवंडर के साथ राक्षस को भ्रमित करने में कामयाब नहीं हो जाता। इसके बाद एनमा ग्रिम को इसमें शामिल होने का आदेश देती है। ग्रिम ने अपनी लपटों को बवंडर में लॉन्च किया,
जिससे यह एक विशाल आग बवंडर में बदल गया। उसके बाद स्पेड इसमें शामिल हो जाता है और अपने जादू को सक्रिय करता है, विशाल धातुओं को बुलाता है जिसके साथ वह राक्षस पर हमला करता है। एक के बाद एक वार जारी रहते हैं और राक्षस ढहने लगता है। फिर वे एक निर्णायक तीन तरफा हमला करते हैं जो इसे पूरी तरह से नष्ट कर देता है। चारों अपनी सफलता का जश्न मनाते हैं और पुष्टि करते हैं कि इसका श्रेय एन्मा के मार्गदर्शन को जाता है, लेकिन वह विनम्रतापूर्वक जवाब देता है कि वे एक टीम हैं। जैसे ही वे जादुई पत्थर की खोज करने की तैयारी करते हैं, राक्षस अचानक बोलता है और घोषणा करता है कि वह किसी को भी अपना पत्थर नहीं ले जाने देगा, जिससे पता चलता है कि वह अभी भी जीवित है। राक्षस अचानक उठता है और ऐस को लगभग खत्म कर देता है, लेकिन सौभाग्य से रिडल आखिरी क्षण में पहुंचता है और तेज आग के हमले से इसे पूरी तरह से नष्ट कर देता है। ऐस खुश होता है और बचाए जाने पर आश्चर्य व्यक्त करता है, लेकिन रिडल गुस्से में जवाब देता है, सवाल करता है कि उसे नियम तोड़ने वालों को क्यों बचाना चाहिए। वह इस बात पर जोर देता है कि नियम तोड़ना अक्षम्य है और वह उन्हें कड़ी सजा देगा। यहां तक कि एक कमजोर राक्षस को हराने में इतना समय लगाने के लिए उनका मजाक भी उड़ाएगा। चूंकि रिडल हार्टलोब्यूल हाउस का लीडर है, जिससे एस और स्पेड संबंधित हैं, और चूंकि यह घर शासन प्रेमी दिलों की रानी का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उसकी सख्ती अपेक्षित है। रिडल एस और स्पेड को ले जाने का आदेश देता है और चिल्लाते हुए उन्हें खींच लिया जाता है। चूंकि एन्मा असहाय खड़ा है, कुछ भी करने में असमर्थ है, एन्मा उसे अकादमी में वापस करने और अपने दोस्तों को निष्कासन से बचाने के लिए जादुई पत्थर निकालने के लिए आगे बढ़ता है। ग्रिम पत्थर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन एन्मा उसे रोक देती है। ग्रिम बताते हैं कि उन्होंने अपनी जादुई ऊर्जा समाप्त कर ली है और केवल अपनी ताकत वापस पाने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन एन्मा ने उन्हें पत्थर देने से इनकार कर दिया। उस पल में ग्रिम को एक मजबूत जादुई ऊर्जा की गंध आती है और वह बाहर भागता है। उसे पता चलता है कि यह राक्षस के अवशेषों से आ रही है। वह इसे निगल जाता है, भारी जादुई शक्ति प्राप्त करता है और अत्यधिक आनंद महसूस करता है। एनमा और ग्रिम अकादमी में लौटते हैं और एनमा जादुई पत्थर प्रधानाध्यापक को सौंप देती है, जो उनकी सफलता से हैरान हो जाता है। और जब वह जो कुछ हुआ उसका विवरण सुनता है तो और भी अधिक आश्चर्यचकित हो जाता है। प्रधानाध्यापक बताते हैं कि अधिकांश छात्र पूरी तरह से अपनी जादुई शक्ति पर भरोसा करते हैं और उन्हें सहयोग करना मुश्किल लगता है, लेकिन एन्मा एस और स्पेड को एक साथ लाने और एक टीम के रूप में काम करने में कामयाब रही, जो दुर्लभ है। प्रधानाध्यापक एन्मा की उत्कृष्टता को स्वीकार करते हैं और उसे ग्रिम के साथ भागीदार के रूप में अकादमी में नामांकित करने का निर्णय लेते हैं। एन्मा अपनी बुद्धि और बुद्धि से और ग्रिम अपनी जादुई ऊर्जा से प्रत्येक एक दूसरे के पूरक हैं। ग्रिम अत्यधिक खुशी से उछल पड़ता है, जबकि एनमा इसे नए लोगों से मिलने और नए माहौल का आनंद लेते हुए अपनी मातृभूमि में वापस जाने का रास्ता खोजने का एक अच्छा अवसर मानती है। हेडमास्टर ग्रिम को एक जादुई बैज लगाता है, आधिकारिक तौर पर नाइट रेवेन अकादमी में उसके नामांकन की पुष्टि करता है और एन्मा को एक जादुई कैमरा देता है जो उसे कई तरह से मदद करेगा। उस पल में ग्रिम उत्साह से उछल पड़ता है और खुशी हमारे नायक एनम्मा से भर जाती है। इन सभी घटनाओं के बाद एनम्मा घर पर सोने के लिए लौट आती है और ग्रिम भी उसके साथ जाता है और स्थायी रूप से वहीं बसने लगता है। इससे पहले कि एनम्मा अपनी आंखें बंद कर सके, दरवाजे पर दस्तक हुई। वह यह देखने के लिए उठता है कि यह कौन है। यह एस निकला, जो कहता है कि वह उस स्थान पर कभी नहीं लौटेगा जहां रिडल है। वह प्रवेश करता है और एन्मा के साथ बैठता है और उसे बताता है कि क्या हुआ था। वह बताते हैं कि रिडल की सजा के बाद चीजें सुचारू रूप से चल रही थीं, लेकिन इससे पहले वह भूखा उठा, रेफ्रिजरेटर खोला और उसे एक स्वादिष्ट दिखने वाला केक मिला। विरोध करने में असमर्थ उसने एक टुकड़ा लिया और खा लिया, यह सोचकर कि कोई नोटिस नहीं करेगा। हालांकि आश्चर्य की बात यह है कि रिडल भयानक अभिव्यक्ति के साथ उसके पीछे खड़ा था। एस सदमे में जमीन पर गिर पड़ा। रिडल ने तब कहा कि केक उसका था और उसने इसे विशेष रूप से खरीदा था क्योंकि वह इसकी लालसा कर रहा था, और एस ने जो किया वह अस्वीकार्य था। रिडल ने फिर एस पर जादू कर दिया। उसकी गर्दन के चारों ओर एक कॉलर लगा दिया जो उसे जादू का उपयोग करने से रोकता है। इसके बाद एस वहां से निकल गया और एन्मा आ गया। जब एन्मा ने कहानी सुनी तो उसने एस से कहा कि इस बार वह गलत है, क्योंकि बिना अनुमति के किसी और की चीज लेना चोरी है और उसे रिडल से माफी मांगनी होगी। एस पहले तो मना कर देता है, लेकिन एन्मा उस पर तेज चुभने वाली नजर डालती है और एस अंततः इस शर्त पर सहमत हो जाता है कि एन्मा अगले दिन उसके साथ जाएगी। एन्मा को कोई आपत्ति नहीं है। फिर तीनों अपने सोने की जगह पर चले जाते हैं।
चूंकि एस उस रात घर में रह रहा है, इसलिए उसे लिविंग रूम के अलावा सोने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। इसलिए वह वहीं सोता है, जबकि एनमा और ग्रिम ऊपर के कमरे में सोते हैं। और क्या आपको लगता है, प्रिय दर्शक, कि एस को कोई आराम मिलेगा? बिल्कुल नहीं। भूत रात भर बिना किसी दया के उसे पीड़ा देते हैं। अगली सुबह एस खटखट की आवाज से जाग जाता है। जब वह दरवाजा खोलता है तो उसे स्पेड मिलता है, जो कहता है कि उसे उम्मीद थी कि वह यहां मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि कल जो हुआ उसकी खबर फैल गई है, और 3 अन्य छात्रों के साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि वे कक्षा में देर से आए थे। एस उस पल चिंतित हो जाता है और माफी मांगने से डरता है, लेकिन एनमा पहले ही जाग चुकी है और उसके पीछे खड़ी है। उसे आश्वस्त करती है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है और उसे माफी मांगनी चाहिए। फिर वह एस का हाथ पकड़ता है और उसे सीधे अकादमी की ओर ले जाता है। जहां तक ग्रिम की बात है, हमेशा की तरह वह उस स्थान में प्रवेश करता है और इससे पूरी तरह आश्चर्यचकित हो जाता है। उन्होंने देखा कि अकादमी में कई जादुई द्वार हैं। स्पेड ने एनमा को समझाया कि प्रत्येक द्वार एक विशिष्ट घर की ओर जाता है। उदाहरण के लिए, लाल गेट हर्ट्सला बीले घर की ओर जाता है। यह कहने के बाद हर कोई लाल गेट में प्रवेश करता है, जिसमें एनमा भी आश्चर्यचकित होकर उनके साथ शामिल हो जाती है। उन्हें तुरंत दूसरी जगह ले जाया जाता है। एनमा को अपने सामने एक शानदार सुंदर महल और गुलाबों से भरा एक बगीचा दिखाई देता है। इनमें सफेद गुलाब के फूल हैं, जिन्हें एक युवक लाल रंग से रंग रहा है। जब वह हमारे नायकों को देखता है तो वह उनमें से प्रत्येक को पहचानता है, विशेषकर एस को। जब से उसके बारे में खबर फैली है, उस युवक का नाम कैटर है। वह स्पेड और एस के पास जाता है और उनके साथ एक फोटो लेता है, जिससे पता चलता है कि वह बहुत मिलनसार और सामाजिक है। वह तीसरे वर्ष का छात्र है, जबकि एस और स्पेड अभी भी प्रथम वर्ष के हैं। परिचय के बाद कैटर ने उनसे गुलाबों को रंगने में मदद करने के लिए कहा, क्योंकि एक पार्टी आयोजित होने वाली है और परंपरा के अनुसार गुलाब लाल होने चाहिए। वे बुरा नहीं मानते। एस और एनमा लाल रंग की बाल्टियां लेते हैं और गुलाबों को रंगना शुरू करते हैं, जबकि स्पेड और ग्रिम अपने जादू का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। हालांकि स्पेड अपना जादू ठीक से बनाने में विफल रहता है और ग्रिम उम्मीद के मुताबिक पेड़ों को जला देता है। कैटर तुरंत अपने जादू का उपयोग करके आग बुझाता है और पूरे पेड़ को लाल कर देता है। फिर वह कहता है कि रिडल के आने से पहले उन्हें काम खत्म करना होगा, ताकि सब कुछ व्यवस्थित दिखे। वह कहते हैं कि घर के सभी सदस्यों को नियम पसंद हैं, लेकिन रिडल उनमें सबसे सख्त हैं, कभी कभी तो बहुत ज्यादा। कैटर के लहजे से साफ है कि वह कुछ छिपा रहे हैं। उस क्षण एस को याद आता है कि उसे रिडल से माफी मांगनी होगी। कैटर ने उसे बताया कि एक नियम है कि माफी के लिए विशेष रूप से मुआवजे की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से उत्सव के करीब आने पर केक लाना होता है, लेकिन एस के पास कुछ भी नहीं है। कैटर फिर कहता है कि वह उन्हें वहां रहने की अनुमति नहीं दे सकता, क्योंकि अगर रिडल को पता चला कि जो कुछ हुआ उसके लिए मुआवजे के बिना वे वहां हैं, तो वह कैटर को खुद दंडित करेगा और उसकी गर्दन के चारों ओर एक कॉलर डाल देगा। एस कैटर को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन बिना चर्चा के कैटर कई दोहराव का जादू चला देता है। उसकी कई प्रतियाएं सामने आती हैं और उन्हें बाहर जाने के लिए मजबूर करती हैं, और उनसे कहती हैं कि वह उन्हें केवल तभी अंदर आने देंगे जब वे केक लाएंगे। एनमा इस अजीब जादू से आश्चर्यचकित है, क्योंकि उसने अपने जीवन में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा है। उसके बाद कक्षाओं का समय और स्कूल के दिन की शुरुआत होती है। चूंकि एनमा अब एक आधिकारिक सदस्य बन गई है, स्पेड ने उससे उसकी कक्षा के बारे में पूछा और उन्हें पता चला कि वे चारों एक ही कक्षा में हैं। कैसा संयोग है! वे अपने स्कूल के दिन की शुरुआत करने के लिए एक साथ जाते हैं। पहली कक्षा जादू टोना करने वाली है, जिसकी देखरेख प्रोफेसर डिविस करते हैं, जो कुछ हद तक सनकी दिखाई देते हैं। पहली कक्षा समाप्त होने के बाद दूसरी कक्षा प्रोफेसर ट्रेन के अधीन शुरू होती है, जो अपनी बिल्ली के साथ आती है। वह सख्त हैं और उन्हें बताते हैं कि उनके ग्रेड केवल परीक्षा पर निर्भर नहीं करते हैं, बल्कि कक्षा में उनके व्यवहार पर भी प्रभाव पड़ेगा। जहां तक तीसरी कक्षा की बात है, यह मांसपेशियों से बंधे प्रशिक्षक एस्टन के साथ एक शारीरिक शिक्षा कक्षा है, जो उन्हें एक के बाद एक बेहद कठिन प्रशिक्षण देते हैं, जब तक कि वे गिरने की कगार पर न पहुंच जाएं, एनमा को छोड़कर, जो इसे आसानी से संभाल लेती है क्योंकि वह अपनी दुनिया में तलवारबाजी का अभ्यास करता था। उसके बाद आखिरकार भोजन का समय आ गया। छात्र डाइनिंग हॉल की ओर जाते हैं, जहां हर तरह का स्वादिष्ट भोजन होता है। आप बड़ी मात्रा में और बहुत ही आकर्षक दृश्य की कल्पना कर सकते हैं। हमारा प्रत्येक नायक वह सब कुछ लेता है जो वह चाहता है, यहां तक कि ग्रिम भी, और एनमा उसकी देखभाल करती है और उसकी देखभाल करती है। जैसे ही वे अपनी सीटों की ओर जा रहे होते हैं, कैटर उन्हें देखता है और उन्हें बुलाता है।
उन्होंने पहले जो किया उसके डर से वे उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह आता है और उन्हें बिना बहस किए अपने साथ बैठने के लिए मजबूर करता है। वहां भी हमारी मुलाकात क्लोवर नामक तीसरे वर्ष के एक अन्य छात्र से होती है। वह दूसरों से परिचित होता है और फिर वे सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और बातें करते हैं। एनमा पूछती है कि क्या सभी सात घर इतने आलीशान हैं, और क्लोवर जवाब देता है कि यह सच है। वह बताते हैं कि अंधेरे का दर्पण वह है जो यह तय करता है कि प्रत्येक छात्र अपने गुणों के आधार पर किस घर का है। फिर क्लोवर प्रत्येक घर के बारे में त्वरित जानकारी देना शुरू करता है। उनका कहना है कि 7 घर हैं। पहला है हार्ट्सलेब्यूल और इसके सदस्य नियमों के प्रति बेहद समर्पित हैं। दूसरा है सवानाक्ला और इसके सदस्य खेल और मार्शल आर्ट में उत्कृष्ट हैं। तीसरा ऑक्टाविनेल है और इसके निवासी असाधारण बुद्धिमत्ता और शानदार चालाकी से प्रतिष्ठित हैं। चौथा स्केरबिया है और इसके सदस्य भविष्यवाणी करने में कुशल हैं कि क्या होगा। पांचवां पॉमेफियर है और इसके सदस्य मंत्र और शाप देने में उत्कृष्ट हैं। छठा है इग्निहाइड और इसके छात्र जादुई ऊर्जा और प्रौद्योगिकी की इंजीनियरिंग में उत्कृष्ट हैं, लेकिन वे अलग थलग और मिलनसार नहीं हैं। और सातवां और अंतिम है डायसोमनिया और इसके सदस्य लगभग हर चीज में श्रेष्ठ हैं। क्लोवर ने बोलना समाप्त करने के बाद हॉल में डायसोमनिया छात्रों के एक समूह की ओर इशारा किया। एस ने देखा कि एक बच्चा उनके साथ बैठा है और क्लोवर समझाने वाला है, लेकिन वो स्टूडेंट जिसका नाम लुकास है अचानक एक पल में उनके पास आ जाता है, जैसे कि उसने टेलीपोर्ट किया हो। वह उन्हें बताता है कि वह तीसरे वर्ष का है, यानी उनसे बड़ा है, और वे घूरने के बजाय उससे पूछ सकते थे। वह यह भी पुष्टि करता है कि डायसोमनिया के सदस्य हमेशा सहयोगी होते हैं, लेकिन स्पेड ने नोटिस किया कि लुका के दोस्त गुस्से में दिखते हैं और बिल्कुल भी सहयोगी नहीं लगते हैं। लुका एस को कुछ कैंडी देता है, फिर अचानक अपने दोस्तों के बीच अपनी सीट पर लौट आता है। एनमा और अन्य लोग आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि वे बहुत धीमी आवाज में बोल रहे थे और क्योंकि लुका टेलीपोर्ट कर सकता है। इस बीच कैटर का कहना है कि डायसोमनिया में बहुत खास लोग हैं, जैसे कि घर का नेता, जिसके बारे में अफवाह है कि वह दुनिया के 5 सबसे मजबूत जादूगरों में से एक है और जिसका हस्ताक्षर मंत्र बेहद शक्तिशाली है। एनमा आश्चर्यचकित है, इसलिए क्लोवर बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास एक अद्वितीय हस्ताक्षर मंत्र होता है। कैटर का जादू एकाधिक दोहराव वाला है और रिडल का जादू वह कॉलर है जो किसी को सीमित समय के लिए जादू का उपयोग करने से रोकता है। एस अचानक बीच में आता है और कहता है कि उसे अब उस बेवकूफ रिडल से माफी मांगनी होगी और उसे एक केक भी लाना होगा, क्योंकि वह एक पागल व्यक्ति है जो अजीब तरीके से नियमों से प्यार करता है। जैसे ही वह ऐसा कहता है, उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। वह मुड़ता है और पाता है कि रिडल स्वयं वहां खड़ा है, और ठीक उसी तरह एस खुद को एक असहज स्थिति में पाता है। उसी क्षण रिडल कहता है कि प्रधानाध्यापक ने उन्हें उनके कृत्य के लिए माफ कर दिया है और उन्होंने टिप्पणी की कि प्रधानाध्यापक बहुत उदार हैं और यदि वह उनकी जगह होते तो ऐसा नहीं करते। एस धीमी आवाज में नियमों का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, लेकिन रिडल उसकी बात सुनता है, उसे पकड़ लेता है और कहता है कि उसने उसे माफ करने का इरादा किया था, लेकिन चूंकि उसे कोई पछतावा नहीं है, इसलिए वह पूरा साल अपने गले में इस ताले के साथ बिताएगा। फिर वह उन्हें कुछ बेहद अजीब नियमों का पालन करने का आदेश देता है, जैसे कि ठीक 15 मिनट पर मेज छोड़ देना और खाना खत्म करने के बाद नींबू की चाय पीना। वे इसके साथ जाते हैं और उससे कहते हैं ठीक है। इसके बाद रिडल बहुत बुरे मूड में वहां से चला जाता है, क्योंकि छात्र उसके आदेशों का ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं। बात महत्वपूर्ण नियमों की भी नहीं है। वह इस बात से नाराज हैं कि एक छात्र ने नींबू वाली चाय की जगह दूध वाली चाय पी ली। रिडल बेहद सनकी था। उसके बाद एनमा ने देखा कि हर कोई शिकायत कर रहा है कि रिडल नियमों को लेकर कितना सख्त है। क्लोवर इसे उचित ठहराने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि हाउस लीडर के रूप में यह उनके कर्तव्य का हिस्सा है। जहां तक एस की बात है, उसे जितनी जल्दी हो सके केक खरीदने की चिंता है, लेकिन उसे याद है कि केक महंगे हैं और उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। एस कैटर से उस व्यक्ति के बारे में पूछता है जिसने केक बनाया था, जो उस दिन रेफ्रिजरेटर में था जब उसने केक खाया था, और कैटर उसे बताता है कि जिसने इसे बनाया था वह क्लोवर था। हर कोई आश्चर्यचकित था, क्योंकि केक अविश्वसनीय रूप से अच्छा था। एस क्लोवर के पास जाता है और उसकी चापलूसी करना शुरू कर देता है, उसके कंधों की मालिश करता है और उसे दूसरा केक बनाने के लिए कहता है, क्योंकि वह केक खरीदने में सक्षम नहीं है। क्लोवर सहमत हैं, लेकिन 2 शर्तों पर। सबसे पहले उन्हें वह पौधा लाना होगा जिससे केक बनेगा, और दूसरा, उन्हें पौधे को छीलने और केक तैयार करने में उसकी मदद करनी चाहिए।
हर कोई सहमत है और क्लोवर ने उनसे कहा, ठीक है, अभी जाओ और 300 पौधे लाओ ताकि हम शुरू कर सकें। वे संख्या से हैरान हैं, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है। वे बगीचे में जाते हैं और उस पेड़ के पौधों को खोजने के लिए अलग हो जाते हैं। एनमा ग्रिम को अपने साथ ले जाती है और हर जगह खोजती है। रास्ते में एनमा का कदम गलती से एक पूंछ पर पड़ जाता है। वह भ्रमित हो जाता है, फिर मुड़ता है और एक पूंछ वाले लड़के को देखता है जो सवोनिकला का एक जानवर है जिसका नाम लियोना है। लियोना एनमा को बताती है कि उसने उसे आरामदायक झपकी से जगाया। एनमा 2 बार माफी मांगती है, लेकिन लियोना बेहद गुस्से में रहती है और एक मुक्का मारती है जो लगभग घातक हो सकता था, जिससे उसके दांत टूटने की धमकी दी जाती है। हालांकि ऐन वक्त पर लियोना की दोस्त आ जाती है और उसे रोकती है। फिर कहती है, चलो जल्दी से, हमारी क्लास है, और दोनों चले जाते हैं। उस समय ग्रिम डर से लगभग कांप रहा था, जबकि एनामा ने नोटिस किया कि लियोना का व्यवहार बिल्कुल शेर की तरह है। यह स्वाभाविक है क्योंकि वह सवानाकला से है, जो स्कार का प्रतिनिधित्व करता है, शेर जो शक्ति से प्यार करता है। उसके बाद एस ने एनामा को पुकारा। आखिरकार उन्हें वह पौधा मिल गया जिसकी उन्हें जरूरत थी। वे इसकी एक बड़ी मात्रा इकट्ठा करते हैं और इसे क्लोवर के साथ रसोई में ले जाते हैं, जो उन्हें बताता है कि मात्रा उपयुक्त है और इसे तैयार करने का समय आ गया है। वे पौधे को उबालने से शुरू करते हैं, फिर उसे छीलते हैं, फिर उसे दूध और चीनी के साथ उबालते हैं। इसके बाद इसे छानकर इसमें थोड़ा सा मक्खन मिला दिया जाता है। जब वे काम करते हैं तो क्लोवर उन्हें निर्देश देता रहता है और उनके साथ मजाक करता रहता है, जिससे माहौल खुशनुमा हो जाता है। अंत में केवल कुछ सरल कदम ही शेष रह जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि क्रीम खत्म हो गई है। क्लोवर ने स्पेड से क्रीम, अंडे और अन्य जैसी गायब सामग्री की एक सूची लिखने के लिए कहा। स्पेड, एनेमा और ग्रिम उन्हें लेने के लिए स्कूल स्टोर में जाते हैं। वे दुकानदार से अपनी जरूरत की हर चीज मांगते हैं, फिर रसोई में लौट जाते हैं। चलते समय स्पेड इस बारे में बात करता है कि कैसे वह अपनी मां के लिए इस तरह के बैग ले जाने का आदी है, क्योंकि वह घर में एकमात्र आदमी है। उसकी मां के पास उसके अलावा कोई संतान नहीं है और उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। एनमा उसे बताती है कि इसका मतलब है कि वह अपनी मां से बहुत प्यार करता है, और स्पेड जवाब देता है कि वह वास्तव में ऐसा करता है। अचानक कोई उनसे टकराता है और स्पेड को जमीन पर गिरा देता है। कुदाल तेजी से बैग की ओर मुड़ता है और पाता है कि जिस सबसे बुरी चीज का उसे डर था वह हो चुकी है। सारे अंडे टूट गए हैं। वह तुरंत खड़ा होता है और मांग करता है कि वह व्यक्ति अंडों के लिए भुगतान करे, लेकिन मोटा हास्यास्पद लड़का इनकार कर देता है और कहता है कि वह कुछ भी भुगतान नहीं करेगा। फिर वह व्यंग्यपूर्वक कहते हैं, अंडे जमीन पर गिरे भी नहीं, आप उन्हें खा सकते हैं। गुस्से में फावड़ा फूट जाता है और धमकी देता है कि जब तक उसे समझ नहीं आएगा वह उसे पीटेगा। मोटा लड़का निडरता से जवाब देता है और हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन स्पेड ने उसके प्रहार को तुरंत रोक दिया और उसके चेहरे पर इतना जोरदार मुक्का मारा कि वह गिर गया। कुदाल उसे मारने ही वाली है, लेकिन वहां सदमे में खड़ी एनमा उसे रोकती है और कहती है कि वह उसे अब और न मारे, अन्यथा उसे अकादमी से निष्कासित किया जा सकता है। कुदाल खुद को नियंत्रित करता है, जबकि वह लड़का डर के मारे कांपते हुए भाग जाता है। एनमा स्पेड से बात करती है और स्पेड स्वीकार करता है कि उसने अपना आपा पूरी तरह से खो दिया है, और जब उसे गुस्सा आता है तो वह खुद से नफरत करता है, क्योंकि वह पहले जैसी स्थिति में वापस नहीं लौटना चाहता है। एनमा को समझ नहीं आता है, इसीलिए स्पेड अपनी कहानी बताना शुरू करता है। उनका कहना है कि मिडिल स्कूल में वह उन उपद्रवियों में से एक थे जो कक्षाओं में तोड़फोड़ करते थे और पाठ छोड़ देते थे। वह अपने बाल रंगता था, खाली समय में बुरे लोगों के साथ घूमता था और यहां तक कि उन लोगों का भी अपमान करता था जिनके पास कोई जादू नहीं था। एक दिन वह देर से घर आया और उसने अपनी मां को उसकी दादी से बात करते हुए रोते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि इस लड़के का पालन पोषण करने में मुझसे कहां गलती हो गई। वह भ्रष्ट और असफल है। क्या समस्या यह है कि उसके पिता मर चुके हैं। उसकी आंखें भर आईं। जब स्पेड ने वह दृश्य देखा तो उसका दिल टूट गया और उसने फिर कभी उन कार्यों को नहीं करने और उसकी वजह से अपनी मां को कभी न रोने की कसम खाई। उसी दिन से उसने एक अच्छा लड़का बनने का निश्चय कर लिया। इसीलिए उन्होंने सम्मानपूर्वक व्यवहार करना शुरू किया और अकादमी में शामिल हो गए। और यही कारण है कि जब हेडमास्टर ने उसे बाहर निकालने की धमकी दी तो वह घबरा गया। कहानी सुनने के बाद एनमा के मन में स्पेड के प्रति सम्मान बढ़ गया। वह उसे बताता है कि उसने वास्तव में बहुत सुधार किया है और वह व्यक्ति पंच का हकदार है, लेकिन वह उसे चेतावनी देता है कि लड़ना अंतिम उपाय होना चाहिए और स्पेड अब खुद को नियंत्रित करने और बुरे रास्ते को पीछे छोड़ने में सक्षम है।
वह उससे कहता है कि चलते रहो, हार मत मानो, और एक गलती का मतलब दुनिया का अंत नहीं है। स्पेड एनमा की बातों से खुश है और उसे धन्यवाद देता है। फिर वे क्लोवर के साथ रसोई में लौट आते हैं। कुछ ही मिनटों में वे केक तैयार कर लेते हैं और वहां एक से बढ़कर एक केक बन जाते हैं। तिपतिया घास उनके लिए एक काटता है और उनमें से प्रत्येक चखते ही एक टुकड़ा ले लेता है। उन्हें इसका स्वाद बहुत पसंद है। जब क्लोवर उनकी खुशी देखता है तो उसे पुराने दिन याद आते हैं जब वह और रिडल छोटे थे और स्ट्रॉबेरी केक खाते थे। उसे याद है कि पहली बार खाने से वह कितना खुश था, और यह स्पष्ट है कि उसे रिडल से गहरा लगाव है। कैटर उसके विचारों को बाधित करता है और उसे अपना सिग्नेचर मूव करने के लिए कहता है। क्लोवर सहमत हो जाता है। फिर प्रत्येक लड़के से उसके पसंदीदा भोजन के बारे में पूछता है। प्रत्येक व्यक्ति बताता है कि उसे क्या पसंद है, और एनमा कहती है कि उसका पसंदीदा भोजन मछली और चावल है। तभी क्लोवर अपनी छड़ी से केक के टुकड़ों पर जादू करता है और उन्हें फिर से चखने के लिए कहता है। वे ऐसा करते हैं और वे आश्चर्यचकित हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के टुकड़े का स्वाद उसके पसंदीदा भोजन से मेल खाने के लिए बदल जाता है। उदाहरण के लिए, एनमा का टुकड़ा मछली और चावल जैसा स्वाद वाला हो जाता है। कैटर उन्हें बताता है कि यह क्लोवर का हस्ताक्षर मंत्र है। यह उसे किसी भी भोजन का स्वाद बदलने की अनुमति देता है। यह एक अनावश्यक जादू हो सकता है, लेकिन यह प्यारा और मजेदार है। इतना सब होने के बाद एनमा ग्रिम और एस के साथ वापस सो जाती है, जिसे अभी भी हर्ट्सलेबील में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। कैटर और क्लोवर भी सोने के लिए अपने घर लौट आते हैं। लेकिन जब वे हर्ट्सले बुएल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां खड़े सभी छात्र बेहद परेशान हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि उनमें से हर एक ने अपने गले में एक ताला पहन रखा है। उनमें से एक का कहना है कि रिडल जो कर रही है वह असहनीय हो गया है। वे नियमों से प्यार करते हैं, लेकिन रिडल हर चीज को लेकर बेहद सख्त हैं। उसने उन सभी को दंडित भी किया, क्योंकि उन्होंने रात 8 बजे के बाद, जो सोने का समय माना जाता है, नींबू पिया था। छात्रों की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं और उनमें से कुछ रोते हुए कहते हैं कि वे दूसरे घर में स्थानांतरित होना चाहते हैं। जब क्लोवर यह सुनता है तो वह उनसे कहता है कि वह जल्द ही इस बारे में रिडल से बात करेगा, और इस तरह दिन वहीं समाप्त हो जाता है। अगले दिन सभी लड़के उठते हैं और आधिकारिक वर्दी पहनकर तैयार हो जाते हैं। जहां तक हमारे हीरो एनमा का सवाल है, उसके पास वह वर्दी नहीं है। फिर वे सीधे पार्टी में चले जाते हैं, जो हर तरह से इतनी चकाचौंध होती है कि एनमा जो देखता है उससे आश्चर्यचकित रह जाता है। थोड़ी देर बाद रिडल आता है और सभी उसका स्वागत करते हैं। वह जगह और तैयारियों को चारों ओर देखता है और सब कुछ व्यवस्थित और क्रम में पाता है। इसीलिए वह बिना किसी समस्या के बैठ जाता है। फिर उत्सव की शुरुआत की घोषणा करता है। सभी लोग केक खाने लगते हैं और बेहद खुश नजर आते हैं। उस समय कैटर एस से फुसफुसाता है कि माफी मांगने और केक पेश करने का यह सही समय है। एस सहमत हो जाता है, रिडल के पास जाता है, उससे माफी मांगता है और उसे बताता है कि जो कुछ हुआ उसके मुआवजे के रूप में वह एक केक लाया है। रिडल पूछती है कि क्या केक स्ट्रॉबेरी है, और एस अच्छे विश्वास से उत्तर देता है कि यह नहीं है। उस पल में रिडल गुस्से में फूट पड़ती है और कहती है कि नियम न। फांसो सेक्सटू स्ट्रॉबेरी केक के अलावा पार्टी में कोई भी केक लाने से मना करता है। इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात तो यह है कि इस घर में 810 नियम हैं। रिडल ने उन सभी को याद कर लिया है, जबकि क्लोवर ने केवल नियम संख्या 350 तक याद किया है। इसलिए उसे नहीं पता था कि आवश्यक केक विशेष रूप से स्ट्रॉबेरी होना चाहिए। क्लोवर एस की ओर से रिडल से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन रिडल ने यह कहते हुए मना कर दिया कि समस्या उस व्यक्ति के साथ नहीं है जिसने केक बनाया है, बल्कि उस व्यक्ति के साथ है जो इसे यहां एस लाया है। एनमा फिर बातचीत में शामिल होती है और रिडल से कहती है, क्या यह नियम सबसे पहले महत्वपूर्ण है? ईमानदारी से कहूं तो मुझे ऐसा नहीं लगता। यहां किसी को भी अलग स्वाद वाला केक खाने से कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी नियम से किसी को लाभ नहीं होता है तो वह कोई महत्वपूर्ण नियम नहीं है। रिडल आपत्ति करने की कोशिश करता है, लेकिन एस एनमा का समर्थन करता है और उन नियमों को मूर्खतापूर्ण और बेकार बताता है। इस बात पर जोर देते हुए कि हर कोई उनसे नाराज है, रिडल उपस्थित लोगों की ओर देखती है और वे तनावग्रस्त हो जाते हैं और स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते कि वे परेशान हैं। एकमात्र व्यक्ति जो खुले तौर पर एस से सहमत है वह स्पेड है। रिडल ने तब घोषणा की कि जब से वह घर का वार्डन बना है, घर बेहतर स्थिति में है और छात्र नियमों का पालन करते थे। लेकिन अब उल्लंघन बढ़ गया है। जो भी नियम तोड़ेगा उसके गले में ताला डाल दिया जाएगा, क्योंकि उसकी नजर में उसके आदेश हमेशा सही होते हैं और जीवन में नियम ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हमारे नायक उसके अधीन होने से इनकार कर देते हैं, इसलिए रिडल बहुत क्रोधित हो जाता है।
और अपने जादू से उन पर हमला करता है, उनकी गर्दनों में ताले लगा देता है। फिर कैटर और क्लोवर को उन्हें बाहर फेंकने का आदेश देता है। कैटर और क्लोवर माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वे हाउस वार्डन के रूप में रिडल के आदेशों की अवज्ञा नहीं कर सकते हैं, और वे लड़कों से कहते हैं कि माफी मांगना ही एकमात्र समाधान है। लेकिन एस का कहना है कि उसके लिए उस स्वार्थी व्यक्ति से माफी मांगना असंभव है। फिर वे चारों बगीचे में जाकर बैठ जाते हैं और उस विपत्ति का समाधान सोचने लगते हैं जिसमें वे फंस गए हैं। वे अब हर्ट्ज़लेबज़ोले में प्रवेश नहीं कर सकते, और इसके अलावा उनमें से प्रत्येक के गले में एक कष्टप्रद ताला है। इस बीच कोई व्यक्ति दिखाई देता है जिसका केवल सिर दिखाई दे रहा है, एस को भयभीत कर रहा है। तब उसके शरीर के बाकी हिस्से दिखाई देते हैं और उन्हें एहसास होता है कि वे अदृश्य क्षमता वाले किसी व्यक्ति का सामना कर रहे हैं। वे पूछते हैं कि वह कौन है, और वह अपना परिचय शिन्या के रूप में देता है। एस चिढ़कर उसे यहां से चले जाने के लिए कहता है, क्योंकि वह रिडल से परेशान है, जिसे वह बेहद अत्याचारी मानता है। शिन्या हंसते हुए कहती हैं कि जब रिडल छोटा था तो ऐसा नहीं था। हर कोई आश्चर्यचकित है, और एस पूछता है कि क्या शिन्या उसे एक बच्चे के रूप में जानती थी। शिन्या उन्हें थोड़ा चिढ़ाती है, फिर कहती है कि वह उन्हें जानकारी नहीं देगा। वह केवल इतना कहता है कि उन्हें चश्मे वाले लड़के से पूछना चाहिए, जिसका अर्थ है क्लोवर। फिर वह उनसे विदा लेता है। स्पेड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शिन्या अपनी क्षमता का इस्तेमाल करती है और गायब हो जाती है। इसके बाद एनमा स्पेड, एस और यहां तक कि ग्रिम भी ले जाती है, और वे इसके बारे में पूछने के लिए क्लोवर के पास जाते हैं। वे लाइब्रेरी में क्लोवर को ढूंढते हैं और वह उन्हें बताता है कि शिन्या और रिडल उसके बचपन के दोस्त थे। वह बताते हैं कि रिडल को अपने परिवार से कठोरता का सामना करना पड़ा। वे उसके प्रति सदैव सख्त रहते थे। खाना पीना और पढ़ाई ही उनका पूरा जीवन था। उनके दिन में हर चीज का एक निर्धारित समय होता था, और उनकी मां सचमुच उनके जीवन के हर विवरण को नियंत्रित करती थी। वह उसे खेलने नहीं देती थी, जबकि वह अभी भी छोटा बच्चा था। इस वजह से वह यह मानते हुए बड़े हुए कि नियम सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और चाहे कुछ भी हो, उनका पालन किया जाना चाहिए। जब ऐसा यह सुनता है तो वह एक पल के लिए सोचता है, फिर जोर से कहता है, यह सब तुम्हारी वजह से है क्लोवर। आप ही कारण हो। आप उसके मित्र थे, और आपने उसे कष्ट सहते देखा, और उसकी मदद करने और उसे सही व्यवहार के लिए मार्गदर्शन करने के बजाय आप उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने से डरते थे, और आपने उसे इस मानसिकता में डूबते हुए तब तक छोड़ दिया जब तक कि वह सभी से नफरत करने लगा और खुद से अलग हो गया। वह कहते हैं कि यह सच्ची दोस्ती नहीं है। सच्चे दोस्त कठिन समय में आपके साथ खड़े रहते हैं। एस की बातों से एनमा और स्पेड चौंक जाते हैं। उसी समय प्रधानाध्यापक आते हैं और कहते हैं कि मामला सरल है। चूंकि घर के वार्डन के साथ विवाद है, वे उसे चुनौती दे सकते हैं, और जो कोई भी उसे हरा देगा वह नया वार्डन बन जाएगा। वह कहते हैं कि यह वही तरीका है जिसका इस्तेमाल रिडल ने वार्डन बनने के लिए किया था। एस को यह विचार बहुत पसंद आया, और उसने कहा कि वह जीतेगा और नया वार्डन बनेगा। वह अपनी जीत के दृश्य की कल्पना करने लगता है, मानो रिडल उससे माफी मांग रहा हो और उसे सर एस कह रहा हो। स्पेड ने यह भी निर्णय लिया कि वह रिडल को चुनौती देगा। प्रधानाध्यापक उनसे कहते हैं, ठीक है, शुभकामनाएं, लेकिन सावधान रहें, ये द्वंद्व जादू ही हैं। दोनों आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि वे किसी भी हथियार का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि वे पूरे घर में सबसे मजबूत जादूगर का सामना करेंगे, जो कि जादू में सबसे अच्छा है। क्लोवर असमंजस में डूबा हुआ बैठा सब कुछ सुन रहा है। वह रिडल को ठेस पहुंचाना या शर्मिंदा नहीं करना चाहता, और उसे उसकी चिंता है। फिर भी साथ ही उनका मानना है कि रिडल का व्यवहार गलत है। तो क्या उन्हें उनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए या चुप रहना चाहिए? हर बात पर सहमत होने के बाद लड़के थोड़ा आराम करने के लिए एनमा के घर लौट आते हैं। अगले दिन वे बगीचे में जाते हैं जहां द्वंद्व होगा। परिणाम की आशा में सभी छात्र एकत्रित होते हैं। एनमा स्पेड को हेलमेट पहनाती है, फिर दूर खड़ी होकर उनका उत्साह बढ़ाती है। प्रधानाध्यापक ने रिडल से ताले हटाने के लिए कहा, ताकि चुनौती देने वाले जादू का उपयोग कर सकें और द्वंद्व निष्पक्ष हो सके। रिडल ऐसा ही करता है, फिर कहता है, चिंता मत करो, एक बार जब मैं तुम्हें हरा दूंगा तो मैं उन्हें फिर से तुम्हारे गले में डाल दूंगा। एस ने उसे उकसाते हुए कहा, हमें दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। प्रधानाध्यापक ने घोषणा की कि दर्पण टूटते ही द्वंद्व शुरू हो जाएगा। वह दर्पण को जमीन पर फेंकता है, और जिस क्षण वह टकराकर टूट जाता है, रिडल एक बेहद तेज आश्चर्यजनक हमला करता है। वह तुरंत ताले वापस उनकी गर्दनों पर डाल देता है। चूंकि यह एक जादुई हमला है, इसीलिए इसकी अनुमति है। एनमा और ग्रिम सदमे में हैं, और यहां तक कि स्पेड और एस भी इस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। उसने हमें इतनी जल्दी कैसे हरा दिया? रिडल,
हमेशा की तरह अहंकारी, इत्मीनान से बैठती है और कहती है कि इसमें 5 सेकंड भी नहीं लगे। प्रधानाध्यापक ने रिडल को असली विजेता घोषित किया। रिडल फिर इस बात पर जोर देने लगता है कि अंत में वह सही था और उसने स्पेड एंड एस का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, यह कहते हुए कि वे बुरे माहौल में बड़े हुए होंगे और उनके परिवार जादू का उपयोग करने में कमजोर थे। उस समय स्पेड क्रोधित हो जाता है क्योंकि रिडल ने उनके परिवारों का उल्लेख किया था। इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, एस अचानक पूरी गति से रिडल की ओर दौड़ता है और उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारता है। वह उसे बताता है कि बच्चों के कमजोर या मजबूत होने का पालन पोषण या माता पिता से कोई लेना देना नहीं है। वह कहते हैं कि जब से रिडल अकादमी में आया है तब से वह घमंडी हो गया है और एक भी दोस्त नहीं बना पाया है, और वह उसे चेतावनी देता है कि वह उनके परिवारों के बारे में गलत तरीके से बात न करे। रिडल तब और भी हैरान हो जाता है जब एस आगे कहता है कि वे जानते हैं कि रिडल का पालन पोषण एक सख्त और कठोर माहौल में हुआ था, लेकिन यह उसके व्यवहार को उचित नहीं ठहराता है और उसे यह महसूस करने की जरूरत है कि वह जो कर रहा है वह गलत है। एस यह कहते हुए समाप्त होता है, अहंकारी मत बनो, तुम सिर्फ एक बच्चे हो जो जादू में अच्छा है। पहेली अपनी जगह पर स्थिर हो जाती है और उसके बचपन की यादें उसके ऊपर हावी हो जाती हैं कि कैसे उसकी मां ने उसके हर अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। उसे याद है कि कैसे उसके जन्मदिन पर वह उसके लिए साधारण दिखने वाला कम चीनी वाला केक लाती थी, जबकि वह अन्य बच्चों की तरह स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी केक की कामना करता था। लेकिन वह क्रोधित हो जाती और उसके अनुरोध को अस्वीकार कर देती। वह उसके जीवन के हर विवरण को नियंत्रित करती थी। उसका पूरा दिन पढ़ाई या नींद में बीतता था, एक भी पल आराम या खेल के बिना। यह सच है कि माता पिता कभी कभी उस चीज के लिए कठोर हो सकते हैं जिसे वे सबसे अच्छा समझते हैं, लेकिन रिडल की मां ने जो किया वह एक गंभीर गलती थी। आखिरकार वह एक छोटा बच्चा था जिसे हर किसी की तरह खेलना और अपने बचपन का आनंद लेना था। वर्तमान में रिडल गुस्से में फूट पड़ता है और चिल्लाता है कि नियम हमेशा सही होते हैं और अगर उसकी मां सही थी तो वह भी सही है और वह उन्हें नियम तोड़ने की अनुमति नहीं देगा। उसी समय छात्रों में से एक ने उसके चेहरे पर अंडा फेंका और वह उसके सिर पर टूट गया। इसके बाद छात्रों ने अपनी चुप्पी तोड़ी और ऐलान किया कि वे अब नहीं डरेंगे। वे उसे एक अहंकारी तानाशाह कहते हैं और पुष्टि करते हैं कि किसी को भी उसके मूर्खतापूर्ण नियम पसंद नहीं है और वे इस स्थिति से तंग आ चुके हैं। एनमा उनकी प्रतिक्रियाओं में इस अचानक बदलाव से आश्चर्यचकित है और यह तब और भी तीव्र हो जाता है जब छात्र रिडल को छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए किताबें, उपकरण और जो कुछ भी उनके हाथ लग सकता है उसे फेंकना शुरू कर देते हैं। जब रिडल देखता है कि हर कोई उसके खिलाफ हो रहा है तो वह अपना दिमाग खो देता है और चिल्लाता है, यह जानने की मांग करता है कि अंडा किसने फेंका और डरावनी आंखों से उन्हें घूर रहा है। जब कोई जवाब नहीं देता तो वह घोषणा करता है कि सभी को दंडित किया जाएगा और वह अपने जादू का उपयोग करता है जिससे उनके सभी घोंसलों के चारों ओर ताले दिखाई देते हैं। रिडल अपने जादू का प्रयोग करते हुए जोर जोर से हंसता है। कुछ छात्र दौड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन यह बेकार है। ग्रिम एनमा से कहता है कि उन्हें भागना होगा, लेकिन एनमा ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसे लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है और सचमुच उसकी प्रवृत्ति सही है। रिडल एस के पास जाता है और उसे आदेश देता है कि उसने जो कहा है उसे वापस ले लें, लेकिन एस इनकार कर देता है। तभी रिडल के चेहरे पर एक काला तरल पदार्थ दिखाई देता है और हर कोई हैरान रह जाता है। यहां तक कि हेडमास्टर को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वह जो देख रहा है वह आश्चर्य से बड़बड़ा रहा है। क्या यह वही हो सकता है? पहेली पूरी तरह से नियंत्रण खो देती है। उसमें से एक अजीब सी शक्ति फूटती है जो उसके चारों ओर एक हिंसक राक्षसी आभा को इतनी तीव्र कर देती है कि आसपास के पेड़ अपनी जड़ों से उखड़ जाते हैं। वह उस शक्ति का उपयोग एस पर हमला करने के लिए करता है जो जमे हुए खड़ा है, प्रतिक्रिया करने में असमर्थ है क्योंकि एक पेड़ उसकी ओर बढ़ता है। अंतिम क्षण में क्लोवर अपने जादू का उपयोग करके हस्तक्षेप करता है जिससे पेड़ बिखरे हुए पत्तों में बदल जाता है। एक ही सेकंड में हमारे नायकों के गले से ताले गायब हो जाते हैं। यह पता चला है कि क्लोवर के पास एक पौराणिक क्षमता है जो उसे किसी के भी जादू को थोड़े समय के लिए रोकने की अनुमति देती है। यह क्षमता उसके हस्ताक्षर मंत्र से प्राप्त होती है। क्लोवर रिडल के चेहरे को देखता है और जब वे पहली बार मिले थे तो बचपन की यादें ताजा हो गईं। उसे याद है कि कैसे वह और शिन्या एक दिन टहल रहे थे, तभी उन्होंने एक बच्चे को खिड़की से बाहर देखते हुए देखा और उन्होंने जिज्ञासावश उसे देखा। जब रिडल ने उन्हें सुना तो उसने खिड़की खोल दी। उन्होंने अपना परिचय दिया और उसे अपने साथ खेलने के लिए आमंत्रित किया। पहले तो वह झिनका, फिर मान गया। तीनों ने पूरा दिन खेलने और आनंद लेने, दौड़ने, गेंद खेलने,
पेड़ों पर चढ़ने में बिताया। जब वे एक पेड़ के ऊपर बैठे तो रिडल ने उनसे कहा कि काश वह स्ट्रॉबेरी केक का स्वाद चख पाता। क्लोवर ने उसे बताया कि उसके माता पिता के पास बेकरी है और उसने केक खाने का सुझाव दिया। रिडल खुश हो गई और उनके साथ चली गई। वहां क्लोवर के माता पिता ने उसे अब तक का सबसे सुंदर स्ट्रॉबेरी केक परोसा। रिडल ने इसका स्वाद चखा। उसकी इंद्रियां अभिभूत हो गईं और उसके चेहरे पर एक गंभीर आनंदमय मुस्कान उभर आई। एक मुस्कान जो आज तक क्लोवर की स्मृति में अंकित है। वर्तमान में रिडल को विश्वास नहीं हो रहा है कि क्लोवर एस के पक्ष में खड़ा है और वह उस पर विश्वासघात का आरोप लगाता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उस समय रिडल पूरी तरह से सचेत नहीं है, क्योंकि अंधेरे भावनाओं ने उस पर नियंत्रण कर लिया है और उसे आश्वस्त किया है कि उसके आसपास हर कोई दुश्मन है। इसलिए वह क्लोवर पर भी हमला करने का फैसला करता है, लेकिन हेडमास्टर चिल्लाता है, उसे चेतावनी देता है कि वह दोबारा जादू का इस्तेमाल न करे, क्योंकि इससे उस पर नियंत्रण बढ़ जाएगा। फिर भी रिडल ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और अपने जादू को फिर से सक्रिय कर दिया, जिससे एक विशाल अजीब जादुई ऊर्जा का विस्फोट हुआ। फिर अचानक और अप्रत्याशित रूप से रिडल की शक्ल पूरी तरह से बदल जाती है, क्योंकि वह काला कीचड़ उसे पूरी तरह से ढक देता है। हर कोई स्तब्ध है, समझ नहीं पा रहा कि क्या हुआ। रिडल ने घोषणा की कि हर कोई उसका दुश्मन बन गया है, लेकिन साथ ही इस बात पर भी जोर देता है कि वह अब कानून का प्रतिनिधित्व करता है और वह किसी को भी इसे तोड़ने की अनुमति नहीं देगा। वह बुरी तरह हंसता है, फिर जमीन के नीचे से एक विशाल राक्षस को बुलाता है। तभी प्रधानाध्यापक लड़कों को समझाते हैं कि इस काले कीचड़ जैसे पदार्थ को धब्बा कहते हैं। संक्षेप में, प्रत्येक जादूगर की छड़ी में एक रत्न होता है और उसके अंदर धब्बा लगा होता है। इससे जादू खींचा जाता है, लेकिन जब कोई जादूगर जादू का अति प्रयोग करता है तो रत्न टूट जाता है, धब्बा निकल जाता है और वह व्यक्ति को अपने वश में कर लेता है। वह खुद पर और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देता है और लगभग पागल जैसा हो जाता है। रिडल के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। समय पर हस्तक्षेप न करने के लिए प्रधानाध्यापक स्वयं को दोषी मानते हैं। जब हमारे नायकों को सच्चाई समझ में आती है कि क्या हो रहा है तो वे रिडल के लिए बहुत चिंतित हो जाते हैं। हालात तब और खराब हो जाते हैं जब हेडमास्टर कहते हैं कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो रिडल को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। एस को गहरा सदमा लगा है, लेकिन उसी क्षण रिडल ने तेजी से कुचलने वाले हमले से उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि पलक झपकते ही हेडमास्टर एक ढाल जादू कर देता है और हमले को रोक देता है, और इतना शक्तिशाली हमला करता है कि उनके चारों ओर की जमीन उड़ जाती है। रिडल भयानक हंसी हंसता है और कहता है कि वह हर चीज को नियंत्रित करेगा और जो कोई भी उसे चुनौती देगा उसका मरना तय है। फिर वह 5 सेकंड से भी कम समय में दूसरा हमला करता है। पेड़ों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए प्रधानाध्यापक कुछ हमलों को रोकता है, लेकिन वह उन सभी को नहीं रोक पाता है और कुछ छात्र घायल हो जाते हैं। पहेली यहीं नहीं रुकती, वह अपने हमले जारी रखता है, जिससे प्रधानाध्यापक को ढाल को फिर से सक्रिय करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। प्रधानाध्यापक सभी को तुरंत भागने का आदेश देता है, लेकिन कोई नहीं भागता, क्योंकि सभी ने रिडल का सामना करने का फैसला किया है और उसे उन्हें हराने या मरने नहीं दिया है। जब हेडमास्टर की जादुई ऊर्जा फीकी पड़ जाती है और ढाल बंद हो जाती है तो लड़के अचानक रिडल पर दौड़ पड़ते हैं। एस ने हवा के जादू का उपयोग करके हमला शुरू किया, उसके बाद स्पेड ने, फिर ग्रिम ने हमारे हीरो एनावा की मदद से, लेकिन उनके हमलों का रिडल पर कोई असर नहीं होता। इसके बजाय वह उन्हें कैटर की ओर पुनर्निर्देशित करता है, जो अंतिम सेकंड में दूर चला जाता है। वह उन्हें तुरंत भागने के लिए चिल्लाता है, लेकिन वे नहीं मानते। जहां तक क्लोवर की बात है, रिडल के साथ उसकी सारी यादें ताजा हो जाती हैं और वह खुद से कहता है कि भागना और अपने बचपन के दोस्त को मरने के लिए छोड़ना असंभव है। उसने हमेशा उसके साथ कठोर व्यवहार होते देखा और कभी भी उसकी मदद नहीं की, और उसे लगता है कि अब सही काम करने का समय आ गया है। इस बीच रिडल काले जादुई तीर चलाता है। एस उन्हें रोकता है, लेकिन वे खुद को नया आकार देते हैं और ताकत से जमीन पर पटक देते हैं। जमीन को छूते ही वे पिघल जाते हैं और काला पदार्थ चारों ओर फैल जाता है। रिडल फिर तीरों की दूसरी बौछार करता है और हर कोई बमुश्किल उनसे बच पाता है, जबकि एनमा अपनी लकड़ी की तलवार से उन्हें तोड़ देती है। ग्रिम तीरों से घिर जाता है और एनमा उसे बचा लेती है, लेकिन ब्लॉट उसके शरीर पर कब्जा करना शुरू कर देता है, जब तक कि क्लोवर अपने पौराणिक जादू के साथ हस्तक्षेप नहीं करता और उसे रोक नहीं देता। रिडल क्रोधित हो जाता है और एक और तीर चलाता है जो लगभग स्पेड को मारता है, लेकिन कैटर अचानक आगे आता है और उसकी जगह वार कर देता है। तीर उसके शरीर को छेद देता है और वह मर जाता है। हालांकि
यह झटका जल्द ही आश्चर्य में बदल जाता है जब यह स्पष्ट हो जाता है कि जो गिरा वह केवल एक प्रति थी जिसे कैटर ने अपने हस्ताक्षर मंत्र का उपयोग किया था। वह और क्लोवर रिडल की ओर बढ़े जो उन पर तीरों से हमला करता है। क्लोवर अपने जादू से उन्हें बोले रोकता है और कैटर अपने डुप्लीकेट का उपयोग करके उन्हें नष्ट कर देता है। लड़ाई कुछ समय तक इसी तरह जारी रहती है जब तक कि हर कोई एस, स्पेड, ग्रिम और एनमा में शामिल नहीं हो जाता। वे प्रभावशाली समन्वित तरीके से लड़ते हुए तीरों को चकनाचूर करने के लिए मिलकर काम करते हैं। इसके बीच में एनमा ने नोटिस किया कि रिडल की एकाग्रता थोड़ी कमजोर होने लगी है। एनमा तुरंत हेलमेट पहनती है और अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करती है। रिडल नए तीर चलाता है, लेकिन एनमा ने अपनी दुनिया में सीखे गए तलवारबाजी कौशल का उपयोग करके आश्चर्यजनक निपुणता के साथ उन्हें चकमा दे दिया, जिससे हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। जब रिडल तीरों की सघन बौछार छोड़ता है जिससे बचना असंभव हो जाता है, तो एनमा निर्णायक रूप से कार्य करता है और बेजोड़ सटीकता के साथ उन सभी को नष्ट कर देता है। रिडल स्तब्ध रह जाता है जब वह देखता है कि एनमा और भी करीब आ रही है, कुछ भी करने में असमर्थ है, जबकि स्पेड, एज और ग्रिम अपने हमलों से उसका समर्थन करते हैं। जब केवल कुछ सेंटीमीटर रह जाते हैं, तो एनमा हवा में छलांग लगाती है और एक निर्णायक प्रहार करती है जिससे राक्षस का सिर चकनाचूर हो जाता है और रिडल जमीन पर गिर जाता है। रिडल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचने लगता है। मन ही मन सोचने लगता है कि क्या वह सही था या नहीं। बचपन से ही उन्हें नियमों का आंख मूंद कर पालन करने के लिए पाला गया था, और जब भी वह खुद को और दूसरों को उनका पालन करने के लिए मजबूर करते थे तो उन्हें दर्द महसूस होता था। अब उसका कोई मित्र नहीं है और हर कोई उससे घृणा करता है। वह स्वयं को ऐसे देखता है मानो अपने बचपन को दूर से देख रहा हो। फिर वह जमीन पर गिर जाता है। अचानक एक चमकता हुआ दरवाजा उसके सामने आता है और वह किसी को उसे बुलाते हुए सुनता है। वह अपनी पूरी ताकत से उस तक पहुंचने की कोशिश करता है। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं जब तक कि उसका हाथ दरवाजे की ओर नहीं बढ़ जाता, लेकिन आखिरी क्षण में दूसरा हाथ उसे पकड़ लेता है। रिडल अपनी आंखें खोलता है और पाता है कि उसका हाथ पकड़ने वाला उसका बचपन का दोस्त क्लोवर है। वह उठने की कोशिश करता है, लेकिन क्लोवर उसे आराम करने के लिए कहता है। सभी को राहत है कि खतरा टल गया है। फिर रिडल टूटी हुई आवाज में बोलता है और कहता है कि वह एस द्वारा लाए गए केक का स्वाद चखना चाहता था और अब उसे नियमों की परवाह नहीं है। वह कहता है कि उसे वास्तव में रात में नींबू पीना पसंद है और वह चाहता है कि वह दूसरों के साथ बैठे, उनके साथ बात करे और उनके साथ खाना खाए। वह दुखी होकर कहते हैं कि वह क्लोवर और शिन्या के साथ खेलने में भी अधिक समय बिताना चाहते थे। एक मार्मिक दृश्य में रिडल एक बच्चे की तरह रोते हुए फूट फूट कर रोने लगती है। क्लोवर ने उससे कहा कि उसने जो कुछ भी किया वह गलत था और अब उसे माफी मांगनी चाहिए। रिडल खड़े होकर रोते हुए सभी से माफी मांगती है और सभी मुस्कुरा देते हैं, लेकिन एस ने उन्हें यह कहकर आश्चर्यचकित कर दिया कि वह उसे अपमान के लिए माफ नहीं करेगा। फिर माफी के लिए शर्त रखता है कि पार्टी फिर से आयोजित की जाए और रिडल खुद अपने हाथों से केक बनाए। रिडल तुरंत सहमत हो जाता है। हेडमास्टर ने घोषणा की कि समस्या अंततः हल हो गई है। फिर रिडल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाता है, जिसमें क्लोवर भी उसके साथ होता है। हमारे 4 हीरो बचे हैं। इतना जादू करने के बाद ग्रिम को भूख लगती है। उसे किसी अच्छी चीज की गंध आती है और वह पाता है कि यह रिडल के राक्षस के अवशेषों से आ रही है, जो एक कांच जैसे जादुई रत्न में बदल गया है, और वह उसे तुरंत निगल जाता है। एनमा हमेशा की तरह उसे चेतावनी देती है, लेकिन ग्रिम उसे आश्वस्त करता है। कुदाल और इक्का उसे चिढ़ाते हैं और वे सभी हंसते हैं। कैटर उनकी ओर देखता है और धीरे से कहता है, धन्यवाद दोस्तों। जब वे उसकी ओर मुड़ते हैं तो वह दिखावा करता है कि उसने कुछ नहीं कहा। उसके बाद सभी लोग हुए नुकसान की मरम्मत करते हैं और जगह को दोबारा व्यवस्थित करते हैं। तो फिर से पार्टी आयोजित करने का समय आ गया है। सब कुछ तैयार है और रिडल का एक बार फिर स्वागत है, लेकिन इस बार वह कम सख्त हैं और धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व को बदलने की कोशिश करते हैं। वह एक सफेद गुलाब का पेड़ देखता है जिसे नियमों के अनुसार लाल होना चाहिए था, और वह शांति से चलता है और उसे जादू से रंग देता है। छात्र आश्चर्यचकित हो जाते हैं और खुशी से उसका नाम पुकारते हैं। उसके बाद वह अपने द्वारा बनाया गया स्ट्रॉबेरी केक वाला एक डिब्बा निकालता है और एक ही समय में सभी को इसका स्वाद चखाता है। इसका स्वाद बेहद खराब है क्योंकि यह उनका पहला प्रयास है, लेकिन हर कोई हंसता है और रिडल और क्लोवर भी खुशी से हंसते हैं। एम्मा खुशी से यह दृश्य देखती है। वह जादुई कैमरा निकालता है जो प्रधानाध्यापक ने उसे दिया था और छात्रों के जश्न मनाते समय उनकी तस्वीरें लेना शुरू कर देता है। उनकी राय में
सबसे अच्छी तस्वीर केक के सामने खड़े ग्रिम की थी। माहौल खुशियों से भर जाता है और शिन्या भी पार्टी में आती है और रिडल के साथ मजाक करती है। क्लोवर लड़कों को बताता है कि शिन्या नाइट रेवेन अकादमी से नहीं है, बल्कि प्रतिद्वंद्वी अकादमी रॉयल स्वॉर्ड से है, और दोनों अकादमियों ने अतीत में जादुई टूर्नामेंटों में एक साथ प्रतिस्पर्धा की थी। उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही सातों सदनों के बीच तलवार प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। दूसरी ओर लियोना भी यह पुष्टि करते हुए दिखाई देती है कि प्रतियोगिताएं निकट आ रही हैं और वह उनके लिए बेहद उत्साहित है। संक्षेप में, यह केवल शुरुआत है और जो आने वाला है वह और भी बड़ा है।